कोई खास मामला है, अल्लाह माफ करे, कोई थोड़ा बहुत टाइम लग गया था सही। नहीं मेरे अच्छे, उसको कौन सा संडे है? संडे को आ रहा ही होता है। उसको कौन सी क्लास? टैक्स अच्छा वो नहीं, उससे हट के कोई आगे पीछे रख लेंगे ना, नहीं चले सर। अगर जरूरत हुई, अगर पड़ी, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ आगे है नहीं ना कोई समझने समझाने वाली बात उस तरह की। एक एक घंटा काफी है वो एक एक चैप्टर के लिए, बड़ी आसानी के साथ। लो मेरे अच्छे, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 11 के ऊपर सवा घंटा लगा। चैप्टर नंबर 14, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मेरे बच्चे थोड़ा सा फिर टाइम लगाएंगे इसके ऊपर, इंतहाई अहम भी है, और मेरे बच्चे आपको पता है कि थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेरे बच्चे, पहले तो नेगोशिएबल का मतलब क्या बोला? ट्रांसफरेबल। और इंस्ट्रूमेंट किसको कहते हैं? रिटर्न डॉक्यूमेंट को। इसका मतलब क्या हुआ सादा अल्फाज में? ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट, ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट जो एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो सकता हो, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे? ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब खाली कोई कागज तो ट्रांसफर करेगा नहीं, पक्की बात है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ ना कोई राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होंगे जो ट्रांसफर हो रहे होंगे। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर, ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसके अंदर कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हो और एक बंदा दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर सकता हो, उसको बोलेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं किसको? जो ट्रांसफर हो सकता हो। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर ना हो सकता हो तो नेगोशिएबल नहीं होगा। याद रखोगे मेरे तो अब देख लेते हैं इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये तो फिर रट्टे वाली बात, ये 1 March 1882 को इंप्लीमेंट हुआ था। इसको याद रख लीजिएगा, अल्लाह माफ करे कोई नहीं पता लगता उसका। और ये मैं अभी बता दूंगा इसका मतलब क्या है। ले बेटा, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमने ये क्यों बनाए हैं, ये क्यों बनाए जाते हैं, या क्यों इसकी नौबत आ गई? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देखो मेरे बच्चे, जो कैश होता है ना, कैश को कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब हम कैश कैरी कर रहे होते हैं, एक तो वो अच्छी खासी अमाउंट होती है, करोड़ों में अमाउंट किसी की आपने पे करनी हो, इतना सारा पैसे लेकर जा रहे होंगे बस्ते भर के, बैग भर के। तो मेरे बच्चे एक तो उसको कैरी करना मुश्किल, और फिर मेरे बच्चे आपको पता है रास्ते में कोई अपने भी होते हैं, जिनको पता होता है कि आप कहीं पे कैश लेके जा रहे हो, तो फिर वो अपने रास्ते में मिल जाते हैं ताकि वो अपना हिस्सा ले सके। बल्कि हिस्सा क्या, वो सारे ले जाते हैं। तो इसलिए मेरे बच्चे दिक्कत होती है इसमें, और फिर वो ले जाते हैं जब हमें ये भी नहीं पता चलता कि वो पैसे जो बाद में कभी घूम फिर के आपके पास ही आए हों कि ये तो वही पैसे हैं जो कभी मेरे हाथ से गुम हुए थे, क्योंकि इस पर कौन सा किसी का नाम लिखा होता है। इसलिए मेरे बच्चे इसमें कोई दिक्कत होती है, ये जो कैश होता है। तो हम चाहते हैं कि हम किसी को पेमेंट भी करें, और बात का आपको पता है कि लोग उधार करना चाह रहे होते हैं। अगला बंदा चाहता है भाई उधार मैं कर लूं, लेकिन मेरे पास कोई सिक्योरिटी भी तो हो ना, कि तू मेरे पैसे देगा भी कि नहीं, और इतने देगा। तो ये डिफरेंट तरह के मसले। अब देखो 3 मसले हैं। एक तो कैश को कैरी करना औखा होता है। दूसरा मेरे बच्चे, जब हम कैश कैरी कर रहे हो रास्ते में चोरी हो जाए, उसको ढूंढना मुश्किल होता है। तीसरा, अगर हम लोगों से उधार करना चाहें तो उधार मेरे बच्चे, अगला बंदा कहता है मेरी तसल्ली के लिए मुझे कुछ तो देके जाओ, ताकि जिसपे लिखा हो कि आपने मुझे पैसे देने। इन 3 चीजों को कवर करने के लिए मेरे बच्चे हम बनाते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। वो तीनों चीजें मेरे बच्चे, ये मकसद उसे पूरा होता है। अब मेरे बच्चे, जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट आते हैं। अगर हम डेफिनेशन पढ़ें, दोबारा पढ़ेंगे आखिर पे जाके, पहले सिर्फ थोड़ी सी बात पढ़ते हैं, इतनी सी, बाकी बातें बाद में पढ़ेंगे आखिर पे। कहता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? सिर्फ 3 इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के मुताबिक सिर्फ 3 इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल कहलाते हैं। इसके अलावा कोई इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल नहीं होता, चाहे उसमें इस तरह की खसूसियात हों भी, क्योंकि हम इन 3 इंस्ट्रूमेंट को ही डील करता है ये इंस्ट्रूमेंट एक्ट। वो कौन कौन से? प्रोमिनोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। प्रोमिनोट को चाहे प्रो नोट कह दो, चाहे जो मर्जी कह दो, और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ये 3 नोट्स हैं मेरे बच्चे। अब इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। जरा थोड़ा सा यहाँ पे तरतीब जरा खराब करने लगा हूँ, आपने किताब में थोड़ा थोड़ा सा आगे चले जाना, सीधा प्रोमिनोट के ऊपर, करेक्टरिस्टिक्स वगैरह आखिर के ऊपर जाके पढ़ेंगे। पहले प्रोमिनोट के ऊपर आइएगा कि प्रोमिनोट होता क्या है। लो बेटा, प्रॉमिस नोट जैसे कि लफ्ज से ही पता चल रहा है कि एक वादा है, प्रॉमिस है, प्रॉमिस से लफ्ज प्रॉमिस लिखा हुआ। तो एक ऐसा नोट, एक ऐसा कागज का टुकड़ा जिसके ऊपर कोई बंदा वादा करता है कि भैया मैंने ये पेमेंट तुझे करनी है, ऐसे नोट को मेरे बच्चे कहते हैं प्रॉमिस नोट। अब जस्ट एग्जांपल मेरे, ये कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ये रेगुलर क्लास में अच्छी लगती है, यहाँ पे जरूरत नहीं इसकी। अज्यूम करो मिस्टर ए ने किसी मिस्टर बी से 1 लाख रुपए का उधार का सामान खरीदा है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 1 लाख रुपए का उधार पे सामान खरीदा, और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था कि भाई मैं तुझे पेमेंट कर दूंगा 2 महीने के बाद, मैं तुझे पेमेंट कर दूंगा। अब इतनी की इंफॉर्मेशन आपको पेपर में दे देगा, क्या बाकी इंफॉर्मेशन खुद से अज्यूम कर लें और बताएं। अगर मिस्टर ए इंस्ट्रूमेंट बनाए, ये है बायर, ये है सेलर, और जब ये ट्रांजेक्शन हुई होगी, डेटर कौन होगा भला? ए, ये डेटर होगा, और क्रेडिटर कौन बनेगा भला? मिस्टर बी, ये क्रेडिटर बनेगा। ऐसे ही मेरा, अब जब ये ट्रांजेक्शन हो गई, अब वो आपको सिंपल इतनी इंफॉर्मेशन देके कहेगा, ये डेटर क्रेडिटर भी नहीं बताएगा आपको, ये आपने खुद अज्यूम करना खरीद कौन रहा है और कौन वादा कर रहा है 2 महीने बाद पेमेंट करने का। वो कहेगा अगर मिस्टर ए इंस्ट्रूमेंट बनाए, उसकी नेचर बताओ, और वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट, और उसको ड्रॉ भी कर दो।
उसके नेचर बताओ और उसको ड्रॉ भी कर दो। अब अगर मिस्टर ए इंस्ट्रूमेंट बनाएगा, हम देखेंगे ट्रांजेक्शन में कौन बेच रहा है किसको, कौन खरीद रहा है। तो जो बेचने वाला होगा मेरे बच्चे, जारी बात है, जो बेचने वाला है, जो सेलर है, वो क्रेडिटर बनेगा, और जो खरीदने वाला है वो डेटर बनेगा। तो अगर ए है, ये ए हम देखेंगे ये खरीदने वाला है, जब ये खरीदने वाला होगा तो ये मकरूज है। जब ये इंस्ट्रूमेंट बनाएगा तो मकरूज बंदा डेटर, जब भी इंस्ट्रूमेंट बना रहा होगा वो हमेशा कौन सा बनाएगा, फ्रॉम द नोट। यार हो गए, डेटर हमेशा कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाता है, फ्रॉम द नोट। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सर मिस्टर ए अगर नोट बनाता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बनाता है, तो फ्रॉम द नोट बनेगा। फिर उसको कहेगा ड्रॉ कर दो। अब हम ड्रॉ कहता है बाकी इन्फॉर्मेशन खुद से ज्यूम कर लो, हम कहेंगे डेट चाहे उस दिन की लिख देना जिस दिन पेपर दे रहे हो, कोई लिख देना आप, है। लेकिन भर अज्यूम कर लेते हैं आज तारीख क्या बोला, लेकिन यहाँ पे वो तारीख लिखनी होती है जिस दिन इंस्ट्रूमेंट बन रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ चाहे वहां पे वही लिख देना जिस दिन पेपर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जब उसने कहा खुद से ज्यूम कर लो तो कर लो, लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ ना लिखना, क्योंकि यहाँ पे बनेगा बनना बनाना है ना इंस्ट्रूमेंट आपने। ये तारीख आती वो जिस दिन इंस्ट्रूमेंट बन रहा है। तो बच्चे अज्यूम कर लो आज तारीख क्या है, बोला 12 फरवरी। हमने कहा कि 12 फरवरी 2025 ये तारीख लिख दी। अमाउंट कितनी है, बोला 1 लाख रुपया। हमने यहाँ पे अमाउंट लिख दी। ये पेमेंट कब करनी है, बोला 2 महीने के बाद। तो इस कागज में मिस्टर ए मिस्टर बी को लिख रहा होगा 2 मंथ्स आफ्टर डेट, 2 मंथ्स आफ्टर डेट। मैं वैसे ही लिख रहा हूँ इसको लामती तौर पे, समझाई जाएगी आपको। ये किस तारीख की बात कर रहा है, बोला इस तारीख के 2 महीने बाद। ये जब भी नीचे टाइम आ रहा होता है बिल ऑफ चेंज और प्रॉमिस नोट में, ये हमेशा यहाँ पे वो आएगा, वो तारीख आएगी जिस दिन इंस्ट्रूमेंट बन रहा होता है। उसके बाद अगर टाइम आए, वो टाइम हमेशा इस तारीख के बाद की बात हो रही थी। यहाँ पे 3 मंथ 6 मंथ जो भी आ रहा हो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 मंथ्स आफ्टर डेट। मेरे बच्चे ये क्या बनने जा रहा है, प्रॉमिस नोट। प्रॉमिस नोट क्या होता है कि जब एक डेटर मकरूज बना अगले बंदे से वादा कर रहा होता है कि मैंने आपको ये पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे लिखेगा आई प्रॉमिस टू पे ₹100,000 टू मिस्टर बी आर हिज ऑर्डर। या बी खाली भी लिख दो, खाली बी लिख दो, हाँ ऑनली ना लिखना आगे, फिर काम खराब हो जाएगा। बी लिखकर खत्म कर दे, या आर हिज ऑर्डर लिख दे, आगे ये भी लिख दीजिएगा फॉर कंसिडरेशन रिसीव। जारी बात है अल्लाह से नहीं बनते इंस्ट्रूमेंट, लाजमी आपने कोई बेनिफिट लिया हो बदले में ही मेरे बच्चे इंस्ट्रूमेंट बनता है। तो फॉर वैल्यू रिसीव, और यहाँ पे साइन कौन करेगा, मिस्टर ए साइन करके मिस्टर बी को दे देगा। अब मिस्टर बी क्या करेगा, मान लो कि इस ड्यू डेट के, मान लो इसकी ड्यू डेट कब आएगी, बोला ये 12 फरवरी 2025 के बाद 2 महीने बाद इसकी ड्यू डेट आ जाएगी। ड्यू डेट के ऊपर मिस्टर बी मिस्टर ए के पास जाएगा और उससे जाके पेमेंट कलेक्ट कर लेगा। अब हम पढ़ रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब क्या है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आगे ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा मिस्टर बी अज्यूम कर लो इसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान 1 लाख रुपए का उधार पे कुछ खरीदा मिस्टर सी से। अब बी ने सी के पैसे देने हैं। बी चाहे तो मेरे बच्चे यही इंस्ट्रूमेंट किसको ट्रांसफर कर दे, सी को ट्रांसफर कर दे। और सी ने आगे किसी से डी से खरीदा और यही इंस्ट्रूमेंट किसको ट्रांसफर कर दे, डी को कर दे। और डी ड्यू डेट के ऊपर कहां पे चला जाए, या उसके ड्यू डेट के बाद भी जा सकता है मिस्टर ए के पास और जाके पेमेंट कलेक्ट कर ले। तो इस तरह करके एक डेटर जो इंस्ट्रूमेंट बना रहा होगा उसके लिए लफ्ज क्या बोलेंगे, फ्रॉम द नोट। देखिए मेरे बच्चे अब इसमें जरा देखिएगा कुछ छोटी छोटी चीजें हमने जो पढ़नी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसे हल्का रख रहा हूँ कि आपको पहले काफी चीजों का पता है। तो बाकी इंशाल्लाह जब हम एसेंशियल पढ़ेंगे उससे आपको चीजें सही क्लियर होंगी। आम डेट की तरह के मामला चेक भी तो होता है ना टाइम बाद 6 महीने बाद। तो यहाँ पे कहीं हमारे सिलेबस में लिखा नहीं हुआ है कि आम डेट के लिहाज से 3 साल में होते हैं वैसे ना नॉर्मल डेट, क्योंकि चेक में तो बैंकिंग ऑर्डिनेंस अप्लाई होता है ना वहाँ पे तो 6 महीने लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे सिलेबस में कोई इस तरह की बात लिखी नहीं हुई, कभी पढ़ी नहीं ना है ये। लेकिन मेरा ख्याल है ये आम डेट की तरह ट्रीट होगा कि अगर वहाँ पे भी इन्होंने भी ये रखा तो ये 3-6 महीने बाद। तो एमएमजे करना लाजमी पूछना चाहिए, सिलेबस नहीं हुई है, कॉन्सेप्ट बढ़ गया फिर। सारी बात है कि अल्लाह से बंदे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, पेपर क्लियर करना है, मैंने बता। नहीं, इस कॉन्सेप्ट का फायदा क्या होगा जो तूने पूछा, पूछ ही लेता है, वो पी के बैठा पेपर बनाना, पता नहीं उसका, पता नहीं बंदे बनो ना। मैं वैसे कह रहा हूँ इसका फायदा कौन नहीं होता वैसे। इस तरह कोई चीज है ना सिलेबस से हटके एक लफज नहीं आएगा, वो कहा देखिए कभी अपनी आप लोगों को सिलेबस से हटके कुछ पूछेगा वो सिलेबस के साथ तो कवर होता और हो भी नहीं सकता कभी। आप पेपर ले आइएगा सर ये देखे सिलेबस से हटके पूछ लिया उसने। और मजे की बात है कि अगर पेपर में बात का दिया भी ना एक आपने सिलेबस से हटके, जब तक बच्चे रौला डालते हैं उस वक्त वो सिलेबस में ऐड कर देते हैं। आया भी सम टाइम, वो रेयर होता है कभी कभार। लेकिन चल मादत वैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे बच्चे टाइम कम है, मैं कह रहा हूँ कि फोकस रहो ना सोचा करो। लॉ में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम बिला वजह चीजें सोचना शुरू कर देते हैं, इसमें सोचने वाले का काम खराब हो जाता है लॉ में। ले बड़ा
ना देखिएगा, कहता है प्रॉमिनेंट नोट, इसकी डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे तो मेरे बच्चे यही बातें ऊपर बता रखी होंगी जो भी हमने डिस्कस किया है। कहता है प्रॉमिनेंट नोट क्या होता है बोला, एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग, इसका मतलब कभी जुबानी कलामी, ये एसेंशियल है मेरे बच्चे, सारे पहले एसेंशियल पढ़ते हैं फिर डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। प्रॉमिनेंट नोट में कहते हैं दो पार्टीज होती हैं, एक मेरे बच्चे प्रॉमिनेंट नोट बनाने वाला जिसको क्या बोलेंगे डेटर, एक मेरे बच्चे जिसको पेमेंट मिलनी है जिसको क्या बोलते हैं क्रेडिटर, लेकिन जिसको पेमेंट फिर मिलनी होगी उसके लफ्ज क्या बोलेंगे, पेई। तो प्रॉमिनेंट नोट में सिर्फ दो पार्टी हुआ करेंगे, एक हुआ करेगा डेटर, एक हुआ करेगा मेरे बच्चे पेई। पेई वो बंदा जिसको पेमेंट मिलनी है, ये पूरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर पेई हमेशा वो बंदा होता है जिसको इन तीनों इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पेमेंट मिलनी होती है, और एक इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला। अब अगली बात सर, अभी तो आपने बोला था अगर मिस्टर ए ने एक प्रॉमिनेंट नोट बना के दे दिया बी को, और बी ने मेरे बच्चे वो आगे ट्रांसफर कर दिया सी को, तो सर फिर तो यहाँ पे तीन पार्टीज होगी। वो कहते नहीं, अभी भी दो पार्टीज है भाई, पे ही बदला है ना सिर्फ, पे ही पहले मान लो मिस्टर बी था, अब पे ही कौन बन जाएगा, सी बन जाएगा, लेकिन रैंक दो पार्टी थी। याद रखोगे मेरे बच्चे, एक कौन, मेकर जो बना रहा है इंस्ट्रूमेंट, उसके लफ्ज बोलते हैं मेकर, और जिसको पेमेंट मिलनी है उसको क्या बोलेंगे, पे। तो प्रॉमिनेंट नोट में दो पार्टीज होती है, मेकर और पे, और मेकर हमेशा कौन होगा, डेटर जिसने पेमेंट करनी है, और पे हमेशा कौन होगा, जिसको पेमेंट मिलनी है। वो चाहे 100 बंदों के हाथों में जा रहा हो, जिसके आखिरी हाथ में इंस्ट्रूमेंट पड़ा होगा जिसके हाथ में, वही कौन है उसका, वो पे है जिसने पेमेंट वसूल करनी है। तो ये सादी सी बात मेरे बच्चे, इस तरह की शक्ल, इसको जो किताब में आपको दे रखा है, बड़े सादे अल्फाज हैं, कोई कमी बेशी कर भी लो चाहे, तो मेरे बच्चे इन्हीं अल्फाजों में आपने वहाँ पे पेपर में उसको ड्रॉ कराना है, करवाता है वो, चेक नहीं ड्रॉ करवाता, कॉमन लॉ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कराता है। इसलिए मेरे बच्चे इसको, जो अल्फाज हैं थोड़े से हैं, यानी कि एक तो पहले टाइम लिखना होता है, जैसे ये लिखा हुआ है, ये जो तारीख है इस दिन ये इंस्ट्रूमेंट बना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा कौन सी तारीख लिखते हैं, जिस दिन ये बनता है। उसके बाद में लिखा हुआ 3 months आफ्टर डेट, इस तारीख के 3 महीने के बाद आई प्रॉमिस टू पे एबीसी। एबीसी यहाँ पे कौन है, पे, आर हिज ऑर्डर, यानी वो खुद या उसके हुक्म पर कोई और भी आ जाएगा, इसको आगे देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट आगे ट्रांसफर कैसे करते हैं हम, तरीकाकार हम देखेंगे। द सम ऑफ ₹10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, सादे से अल्फाज हैं, ये आपने लिखने हैं। और यहाँ पे साइन किसने किया हुआ, XYZ ने, पक्की बात है XYZ कौन होगा, डेटर है, जो मेकर है, जिसे यहाँ पे, क्योंकि प्रॉमिनेंट नोट के ऊपर जो बनाते वक्त जो साइन कर रहा होता है, हाँ इंडोर्समेंट के लिए आगे देखेंगे, लेकिन बनाते वक्त जो साइन कर रहा होता है वो मेकर ही करता है, और मेकर कौन होता है, डेटर, दूसरे किसी और बंदे के साइन नहीं आ रहे होते। हाँ आगे जब हम इंडोर्स करेंगे वो अलग तरीका का देखेंगे अभी कि कैसे इंडोर्स करते हैं। और ये किसको दे दिया होगा, उसी एबीसी को, ये ले पकड़ भाई पेमेंट ले जाना मेरे पास से आगे 3 महीने के बाद। खैर लो बेटा, ये है वो काम की चीज जो एक्चुअली हम देखना चाह रहे हैं। कहता है कि प्रॉमिनेंट नोट क्या होगा, ये एसेंशियल ही है मेरे बच्चे, वो जो डेफिनेशन है ना, ये हम डेफिनेशन को पढ़ने लगे, ये सारे के सारे पॉइंट्स कहां से निकले हुए, डेफिनेशन से। ये पढ़ के दोबारा डेफिनेशन पढ़िएगा, आपको बड़ी आसान लगेगी। कहता है कि सबसे पहले हमने कहा था कि प्रॉमिनेंट नोट लाजमी तौर पे इन राइटिंग होना चाहिए, कभी भी जबानी कलामी नहीं बन सकता। कहता है कि अगर टेलीफोन के ऊपर वैसे आपने किसी से वादा कर लिया कि भाई मैंने आपको इतनी पेमेंट देनी है, तो याद रखिएगा कि ये वो प्रॉमिनेंट नोट नहीं होगा। प्रॉमिनेंट नोट के लिए लिखा हुआ होना जरूरी है, चाहे वो किसी पेपर पे लिखो चाहे बुक पे लिखो, लेकिन बड़े वाजे अल्फाज होने चाहिए कि मैं इतनी अमाउंट पे कर दूंगा। ये भी हम पढ़ेंगे इसका। अगर सिर्फ आप कर्ज की यकीन दहानी कराते हो अगले बंदे को कि मैं इतने का देनदार हूं, मैं इतने का लायबल हूं, मैं इतने का मकरूज हूं, अगर इस तरह के अल्फाज बोलते हो, ये मेरे बच्चे प्रॉमिनेंट नोट नहीं होता। उसमें बड़े वाजे अल्फाज होने चाहिए कि मैं ये इतनी पेमेंट है आपकी देनी है और ये मैं दे भी दूंगा, तो इस तरह के अल्फाज होने चाहिए। वो देखेंगे वो कौन से अल्फाज रखने हैं आपने। तो ये मेरे बच्चे देखिएगा, कहता है कि अगर आप इस तरह लिखकर साइन करें, आई प्रॉमिस टू पे बाबर आर ऑर्डर ₹500, सही है, कोई दिक्कत नहीं। या मेरे बच्चे, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बासत इन ₹1000, अगर यहां तक लिखा होता तो इंस्ट्रूमेंट क्या होना था, इनवैलिड। यहाँ पे सिर्फ एक्नॉलेजमेंट कह रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दे दूंगा, ये कह रहा है कि मैं आई एक्नॉलेज माई सेल्फ, मुझे पता है, टू बी इंडेप्टेड टू ₹62 इन ₹1000, कि मैं 62,000 का मकरूज हूँ। यहाँ पे ये नहीं पता चला मैं पे भी करूंगा कि नहीं, लेकिन अगली बात से फिर वो वैलिड हो गया, टू बी पेड ऑन डिमांड, जब मांगेगा मैं उसको पे कर दूंगा। ये देखेंगे डिमांड इंस्ट्रूमेंट वगैरह क्या होते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी ऑन डिमांड का मतलब क्या है। आगे मेरे बच्चे, कहता है कि अदील ने बहराम से कहा कि मैं टेलीफोन के ऊपर मैं आपको 500 दे दूंगा, ये वैलिड प्रॉमिनेंट नोट नहीं है, टेलीफोन के ऊपर प्रॉमिनेंट नोट वैलिड नहीं होंगे। तो ये मेरे बच्चे, ये अल्फाज जो है ना, ये याद रखने आप, ये एग्जाम्पलें याद रखनी आप। लो बेटा, अभी हम पढ़ रहे थे कि बड़ी वाजे प्रॉमिस टू पे होनी चाहिए, बड़ी वाजे अंडरटेकिंग हो कि मैं पे कर दूंगा। खाली कहता है कि अगर किसी को आप सिर्फ बता रहे हो कि मैं मकरूज हूं, वो वैलिड नहीं है। कहता है कि अगरचे अल्फाज ना देखना है इसके, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से उधार पे ₹1,00,000 का कुछ खरीदा, और मेरे बच्चे अब वो प्रॉमिनेंट नोट बनाने जा रहा है।
कहता है कि प्रॉमिसरी नोट जब वो बनाएगा बड़ा वाजे लिखेगा इसके अंदर कि मिस्टर ए लिखेगा कि मैं आपको ये 1 लाख रुपया पे कर दूंगा, बड़ा वाजे लिखेगा। कहता है कि अगर उसमें वाजे लिखा नजर ना आ रहा हो कि मैं पे कर दूंगा, जस्ट ये लिखता है आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू मिस्टर बी फॉर ₹100,000, कि मैं इंडेप्टेड हूं, मकरूज हूं फॉर ₹100,000। किसका? मिस्टर बी का। सिर्फ ये अल्फाज लिखे आपने इस प्रॉमिसरी नोट के अंदर, लेकिन यहां से ये नहीं पता चल रहा ये पे करेगा भी कि नहीं। कहता है ये जो डॉक्यूमेंट फिर बनेगा, ये जो डॉक्यूमेंट बनेंगे इन अल्फाजों के साथ, ये आम कॉन्ट्रैक्ट तो हो सकता है उस लिहाज से तो बिल्कुल वैलिड है, लेकिन ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, ये आगे ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की खुसूसियात, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में डील नहीं होगा। हाँ, आम कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से वैलिड है। कल अगर मिस्टर बी को पैसे ना मिले, इसी कागज की बेस पे मिस्टर ए पर केस कर सकता है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट आगे ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? और ये इस एक्ट के मुताबिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस पे वो अगला अगला बंदा पागल है, इससे एक्सेप्ट करेगा। वो कहेगा भाई उसने सिर्फ ये बताया मैं मकरूज हूं, देगा भी कि नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ, तो मैं पागल हूं इस इंस्ट्रूमेंट को पकड़ लूं। याद रखोगे मेरे बच्चों, क्योंकि बड़ा वाजे लिखा होगा मैं पे कर दूंगा, फिर तो अगला बंदा इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट करेगा। इसलिए अल्फाज जरा देखो उसके क्या बोले उसने। कहता है कि द प्रॉमिस मस्ट नॉट डिपेंड अपॉन द हैपनिंग, सॉरी, देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस और क्लियर अंडरटेकिंग टू पे, ए मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडेप्टेडनेस इज नॉट ए प्रॉमिस नोट। यानी कि अगर सिर्फ अनग्राउंड कर रहे हो कि मैं आपका मकरूज हूं, वो मेरे उससे प्रॉमिस नोट नहीं होगा लिखकर किसी कागज पे। हाँ, आल्दो इट इज वैलिड एज एन एग्रीमेंट एंड मे बी सूड अपॉन एज, आम एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से वो बिल्कुल वैलिड होगा लिखा हुआ, लेकिन प्रॉमिस नोट नहीं बने। याद रखोगे, क्योंकि उसमें बड़ा जैसे अब अल्फाज देखना। कहता है कि कोई आजम प्रॉमिस नोट बना रहा है, कहता है आजम ने क्या लिखा है, आजम साइड ना इंस्ट्रूमेंट, मिस्टर बिलाल आई ओव यू ₹1,000, मैं आपका 1,000 का मकरूज हूँ, पे करेगा कि नहीं, कहीं नहीं लिखा रहा। याद रखोगे, आई प्रॉमिस टू पे ₹1,000, वो तो समझ आती, लेकिन आई ओव यू बस मकरूज हूँ। आगे कहता है कि आसफ ने साइन किया इंस्ट्रूमेंट, आई एम लाइबल टू पे बाकर ₹500, लाइबल, फिर अगेन लाइबिलिटी बता रहा है, नजर नहीं आ रहा कि पे करेगा भी कि नहीं। फिर वो कहता है आसफ ने अदील ने साइन किया, आई हैव टेकन फ्रॉम बहजाद ₹2,000, अगर सिर्फ इतना लिखा होता कोई फायदा नहीं। एंड आई एम अकाउंट, फिर अगली बात चाहे, चलो अगली बात भी है, एंड आई एम अकाउंटेबल टू हिम, और मैं उसको जवाब दे हूँ, ये भी मुनासिब नहीं भाई, जवाब दे हूँ, मैंने उससे ये लिए हैं पैसे 2,000, मैं उसको जवाब दे हूँ, भाई देगा भी कि नहीं पैसे, कहीं नहीं लिखा हुआ। उसके बाद कहता है कि हाँ अगर ये अल्फाज हो, कहता है अकमल ने इंस्ट्रूमेंट साइन किया, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बानो इन ₹1,000, अगर यहां तक भी लिखा होता ना, ये भी वैलिड नहीं। आगे जो लिखा ना, टू बी पेड ऑन डिमांड, वो जब मांगेगी मैं पे कर दूंगा, टू बी पेड ऑन डिमांड, तो फिर ये क्या होगा, ये वैलिड हो गया। तो ये ध्यान रखना मेरे बच्चे, थोड़े से इसके सवाल हैं पास पेपर के अंदर, और ये जो एग्जांपल्स हैं ये कर लीजिएगा इंशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं होगी, इन्हीं से मिलती जुलती चीज आएंगी। तो प्रॉमिस नोट के हम एसेंशियल पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। दूसरा मेरे बच्चे, प्रॉमिस टू पे हो। अच्छा, लफज चाहे प्रॉमिस हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ी वाज़ेह अंडरटेकिंग होनी चाहिए कि मैं पे कर दूंगा, वो बात यहां पे आपको क्लियर कर दे। कहते हैं द प्रॉमिस मस्ट नॉट, सॉरी, द प्रॉमिस मस्ट नॉट डिपेंड अपॉन, सॉरी ये ठीक हो गया, डेफिनेट और अनकंडीशनल। कहते हैं जहां आप वादा करेंगे वो वादा कैसा होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। मैंने आपको याद है हमने डिस्कस किया था रेगुलर क्लास के अंदर, जो ये हमारे करेंसी नोट है, अगर वैसे देखा जाए इसमें सारी खसूसियात वो हैं जो प्रॉमिस नोट में होती हैं, क्योंकि इसको बनाने वाला कौन है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और वो बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिख रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी कि मैं वो इदारा लिख रहा है, हम लिहाजा को जिसके हाथ में ये कागज का टुकड़ा होगा, जो भी 100 रुपये हैं या 10 रुपये मुतालबे पर अदा कर देगा, यानी कि जब भी वो आगे मुझसे मुतालबा करेगा मैं उसको अदा कर दूंगा। यानी कि हमने डिस्कस किया था हकीकत में ये जो करेंसी नोट है ये पैसे नहीं है, यानी कि वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, ये सिर्फ पैसे मिलने का वादा है, लेकिन उसका यही मेरे बच्चे जो चीज़ है, ये वादा ही हम पैसों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जरूरत ही नहीं हमें इसके बदले में जाके हमने लेना क्या है, कुछ भी नहीं। स्टेट बैंक को वापस करके पैसे, मतलब ये 100 रुपया नहीं है एक्चुअली, ये 100 रुपया देने का वादा है, यही है ना, यही करेंसी की शक्ल इस्तेमाल, ये ऐसे ही होता है। अब इसी को आगे इस्तेमाल करते जाओ, आगे नेगोशिएट करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, उन्होंने कहा कि एक्सेप्ट करो। 75 का नोट आया था, दिक्कत हुई थी, लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो कहते आगे लोग ले नहीं रहे हैं, क्योंकि यही इशू था ना, वो ट्रांसफर नहीं हो रहा था वो सही तरीके से, है। वो उनको था कि हम नहीं एक्सेप्ट करते, लोग रक्षे वाले को देते थे, कहता मैं नहीं लेना। लेकिन इसको पता है कि ये वैलिड है, इसको जैसे मर्जी आगे ट्रांसफर कर दो, तो मेरे बच्चे वो जाते जाएंगे अगले हाथ।
आगे कल कोई नया नोट दे देंगे तो फिर वो कहेंगे इसको वापस करो, हमसे नया नोट ले जाओ इसकी जगह पे। सिर्फ मैं समझा रहा हूँ आपको। वहां पे भी अगर देखोगे तो बड़ा उसने कोई कंडीशन नहीं रखी उसमें। स्टेट बैंक ने बड़े वाजे लिख रखा है कि जब भी जिसके हाथ में ये कागज का टुकड़ा होगा हमसे वो मुतालबा करेगा, हम पे कर देंगे, है वो प्रॉमिसरी नोट ही। लेकिन हम प्रॉमिसरी नोट उसको कहते नहीं, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में डील नहीं होता, उसके अपने बैंकिंग ऑर्डिनेंस के तहत डील हो रहा था। याद रखोगे मेरे बच्चों। कहता है कि ये जो प्रॉमिसरी नोट है ये कैसा होना चाहिए, डेफिनेट और अनकंडीशनल। इसका मतलब क्या है, इसमें कोई कंडीशन ऐड नहीं कर सकते आप, इसको कंडीशन नहीं कर सकते। अगर आपने पेमेंट को कंडीशन कर दिया, अगला बंदा फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल मेरे बच्चे, आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू फलाना बंदा, कब मैं पे करूंगा, जब इमरान खान रिहा हो जाएंगे। अब पता नहीं भाई रिहा हो गए कि नहीं, वो कहेंगे मैं पागल हूं ये इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट कर लूं। तो अगर कंडीशन बीच में रख दी हमने, वो इंस्ट्रूमेंट अगली पार्टी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। इसलिए मेरे बच्चे कहता है ये जो इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये डेफिनेट और अनकंडीशनल होना चाहिए। हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा देंगे क्योंकि आगे सेम चीज होंगी प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज में भी, तो थोड़ा सा थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी। कहते द प्रॉमिस मस्ट नॉट डिपेंड अपॉन हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट, जैसे कंटीजेंसी आर द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, ये नहीं होना चाहिए। इफ इंस्ट्रूमेंट कंटेन ए कंडीशनल प्रॉमिस टू पे इट इज नॉट ए वैलिड प्रॉमिस नोट। और इवन अगली बात बड़ी अहम है, कहता है अगर वो कंडीशन पूरी हो भी जाए उसके बावजूद ये वैलिड नहीं हो, ये वॉइड ही रहेगा इंस्ट्रूमेंट। जैसे जस्ट एग्जांपल, ए मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है कि आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू मिस्टर बी इफ मिस सी मैरिड मी, मिस सी मैरिड मी, उसने लिख दिया ये मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा अगर मिस सी ने मुझसे शादी कर ली। ये बनते वक्त ही कंडीशनल है। कंडीशनल की निशानी क्या होती है, अनसर्टेन इवेंट होता है। ये बनते वक्त ही कंडीशनल है। मेरे बच्चे बाद में चाहे मिस सी शादी कर भी ले, ये इंस्ट्रूमेंट वॉइड ही रहेगा, ये कभी भी वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं बनेगा। याद रखोगे मेरे बच्चों। तो ये अल्फाज मेरे बच्चे उसने लिख रखे हैं, इसको थोड़ा सा देखना। यहाँ पे एग्जाम्पल देखना, कहता आदम ने इंस्ट्रूमेंट बनाया, साइन किया, मतलब क्या है, ये मेकर है, ये डेटर है। आई प्रॉमिस टू पे 62 रुपीज 500 7 days आफ्टर माई मैरिज विद शहजादी। तो मेरे बच्चे जारी बात है ये क्या हो गया, कंडीशन हो गया। अब पता नहीं शादी होगी कि नहीं उसकी शहजादी से। हाँ अगर वो लिखता आई प्रॉमिस टू पे 62 रुपीज 500 7 days आफ्टर डेथ ऑफ शहजादी, अब ये सही है क्योंकि ये कंडीशन नहीं है। अभी हम देखेंगे इसको, ये एक्सेप्शन में है क्योंकि पक्की बात है शहजादी ने मरना ही मरना। तो इसको गोली मार या बदला बन जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो सब ना लेके मरेगा, बुरसा के पास वो बन जाएंगे ना, वो उसके जो भी जिम्मेदार है। लो बेटा, उसके बाद कहता है कि आमर आमर साइन द इंस्ट्रूमेंट, मतलब डेटर है। आई प्रॉमिस टू पे बिलाल रुपीज 500 ऑन दोज डेथ। अगर तो यहां तक है ये बिल्कुल वैलिड है। अगर यहां तक है ये क्या है, ये बिल्कुल वैलिड है। लेकिन आगे खराब हो गया, प्रोवाइडेड दाऊद लीव्स मी इनफ टू पे द सम। अगर वो इतना छोड़ के मरे कि मैं पे कर सकूं तो फिर मैं आपको पे कर दूंगा, ये गलत हो गया। ये कंडीशन आ गई मेरे बच्चे। अगर यहां तक होता क्या होना था, बिल्कुल वैलिड होना था। ये ध्यान रखना मेरे बच्चों। उसके बाद कहता है आसफ साइन द इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म, आई प्रॉमिस टू पे बाबर रुपीज 500 एज सून एज आई कैन। अगेन कहता है कंडीशनल है, पता नहीं एज सून एज आई कैन, जब मैं कर सका। तो ये तो मेरे बच्चे सर्टन तो है ही नहीं, ये डेफिनेट नहीं है। वो कब करेगा, चाहे कंडीशन आओ, लेकिन ये भी तो कंडीशन ही समझो कि जब हो सका तो मैं कर दूंगा। तो ये मेरे से वैलिड नहीं है। एक्सेप्शन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहता ये लिख दो बीच में, ये कंडीशन नहीं होता। जैसे जगह आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू फलाना बंदा इन लाहौर, इट्स ओके। आप जगह लिख दो फिर भी वैलिड है। या आप आफ्टर ए स्पेसिफाइड टाइम, जो भी हमने लिखा था 3 months आफ्टर डेट, 6 months आफ्टर डेट, ये लिख दो तो ये भी वैलिड है। इससे भी इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड नहीं होगा। और उसके बाद कोई ऐसा इवेंट लिख दो जिसने होना ही होना हो, मतलब सडन इवेंट, तो फिर भी वो क्या रहेगा, वो वैलिड ही रहेगा। जैसे अगर खुदा ना खासा किसी इंसान की डेथ पे डिपेंड कर देते हो तो फिर, लेकिन अगर ये कर दो 1 साल के अंदर अंदर अगर वो मर गया, फिर ये अनसर्टन हो जाएगा। अगर ये लिखा हो कि उसके मरने के साल के बाद, फिर क्या होगा, सडन या अनसर्टन, फिर भी सडन ही, क्योंकि मरने के बाद साल आना ही आना। याद रखोगे छोटी छोटी बातें। अच्छा बेटा, नेक्स्ट है साइन बाय मेकर। कहता है ये जो प्रॉमिसरी नोट होगा ये डेटर बना रहा होगा, भाई डेटर वो बाद में मुकर भी सकता है, इसलिए जब डेटर बना रहा हो उससे लाजमी साइन होंगे प्रॉमिसरी नोट के ऊपर। तो प्रॉमिसरी नोट के ऊपर एक बंदे के साइन नजर आ रहे हो, वो कौन होता है, डेटर। वो साइन करके इंस्ट्रूमेंट को देगा। आगे कहता है कि पार्टी सर्टेन होनी चाहिए। पार्टी यानी कि जिसने पेमेंट करनी है, जो मेकर है यहाँ पे डेटर, और जिसको पेमेंट करनी है जो पेई है, ये दोनों सर्टेन होने चाहिए, पेमेंट लेने वाला भी और देने वाला भी। कहता है कि इसका देखना, अज्यूम कर लो
इसका जरा देखिएगा, क्योंकि आगे भी हमने पढ़ना है। एक मिस्टर बी से वादा कर, मैं तुझे 1 लाख रुपए दे दूंगा। उसने लिखा कि चलो बी और सी से वादा कर। उसने लिखा आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू बी आर सी फॉर वैल्यू सी। सही होगा या गलत होगा? सही होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, बी आर सी आर डी आर एफ, जो मर्जी लिखते जाओ। या इवन बी एंड सी ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये सर्टन ही होते हैं मेरे। वो कहता है कि इसको आपने अनसर्टन नहीं माना, ये सर्टन पार्टी ही होंगे। उसके बाद सम पेपर मस्ट बी सर्टन, वही बात मेरे से कहता है सम पेपर सर्टन ही होगा अगर उस अमाउंट में जो आपने लिखी हो मजीद एडिशन और सब्ट्रैक्शन ना हो रही हो। अगर एक बंदा कहता है कि मैं तुझे 1 लाख रुपया दे दूंगा अपने डिडक्ट करने के बाद, अब वो या तो लिख दे उसमें नेट कर दे उसको, अब पता नहीं उसके अपने कितने हैं। तो मेरे से अब ये क्या कर रहा है, वो सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है। अगर इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होगा वो वैलिड नहीं होगा। जब वो कहेगा मैं तुझे ये 1 लाख रुपया भी दे दूंगा और बाकी जो मैंने तेरे देने हैं वो भी साथ दे दूंगा, अब बाकी पता नहीं कितने हैं, लाख ही तो समझ आ रही है लेकिन बाकी कितने हैं पता ही नहीं। तो अगर अमाउंट दे रहा हो कोई बंदा लिखकर और उसमें मजीद एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हो, कहता है ये वैलिड, ये जो पेमेंट होगी ये सर्टन नहीं है। अगर पेमेंट सर्टन नहीं तो इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं होगा। अब इधर एग्जाम्पल नहीं देखना, कहता है आदम ने इंस्ट्रूमेंट साइन किया, मतलब डेटर, आई प्रॉमिस टू पे बिला रुपीज 5 लाख एंड ऑल अदर सम विच शेल बी ड्यू टू हिम। इसके अलावा जितने भी ड्यू हैं उसको वो सारे पे कर दूंगा। अब पता नहीं कितने हैं वो, 5 लाख की तक तो समझ आ गई लेकिन अगली बातों से समझ नहीं आ रही और कितने हैं। कहते हैं आज आमर ने साइन किया इंस्ट्रूमेंट, आई प्रॉमिस टू पे बाबर रुपीज 3 लाख एंड ऑल अदर फाइन्स अकॉर्डिंग टू रूल, यानी कि 3 लाख भी और फाइन वगैरह भी पे कर दूंगा। अब पता नहीं फाइन कितने बनने। तो ये मेरे बच्चे सर्टन नहीं होगी अमाउंट। कहता है सम पेबल इज सर्टन, कहता है ये 3 कंडीशन अगर ये 4 चीजें आ भी जाए सम पेबल क्या होगा, सर्टन ही होगा। कहता है कि अगर हम विद इंटरेस्ट लिख दें, लेकिन कोशिश ये हो कि इंटरेस्ट जो है वो रेट इंडिकेटेड होना चाहिए। अगर विद इंटरेस्ट की बात हो रही है तो रेट क्या कर दो, इंडिकेट कर दो, मैं आपको 1 लाख रुपया 10% इंटरेस्ट के साथ पे कर दूंगा। फिर वो कहता है ठीक हो गया, याद रखोगे। अगर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट हो तो इंडिकेट कर दो, फिर वो ये वैलिड है। खाली विद इंटरेस्ट लिखा हो तो सारी बात है, क्या पता चलेगा इंटरेस्ट क्या है, याद रखोगे मेरे बच्चों। तो विद इंटरेस्ट वाला वैलिड हो सकता है। और दूसरा मेरे बच्चे, अगर बात का एक बंदा कहता है, एक बंदे ने मिस्टर ए ने मिस्टर बी का 1 लाख रुपया देना, लेकिन देना उसने किस्तों में है और वो लिख के वादा कर लेता है, इसका भी लिख के वादा किया उसे, मान लो 20-20 हजार की, 20-20 हजार की मेरे बच्चे 5 किस्तों में ये पेमेंट करनी है, और ये लिखकर पे उसके वादा कर रहा है कि मैं ये आपको ये 5 किस्तों में 1 लाख रुपए पे कर दूंगा। और साथ अगर ये भी बीच में अल्फाज लिख देता है कि इन किस्तों में से अगर कोई किस्त में मैंने डिफॉल्ट कर दिया, जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो भी फौरन ड्यू हो जाएगा, कहता है ये भी वैलिड है। ऐसे अल्फाज भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अब 20 हजार इसने टाइम पर दे दिया जो किस्त बनती थी, 20 अगली किस्त जब आई उसने मेरे बच्चे ये टाइम पर पे कर दिया, तीसरी किस्त में डिफॉल्ट कर दिया, तो अब तीसरी किस्त में मेरे बच्चे वो 20 हजार नहीं पे करेगा, अब कितना पे करेगा, 60 हजार। तो बैलेंस भी फौरन ही ड्यू हो जाएगा सारे का सारा। कहता है इस तरह की बात लिखी हो ये भी सर्टन और डेफिनेट ही होती है। उसने क्या दिया, देखो एक्सेप्शन में दिमाग नहीं मानते होते, मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूँ। एक्सेप्शन का मतलब यही है कि हम कहते हैं यार ये क्या, तो उसने क्या दिया एक्सेप्शन, जैसे जस्ट एग्जाम्पल, वो होता है ना टूल प्लाजा सारा कुछ, वहां पे लिखा हो फौजियों की गाड़ियां गुजर रही हो, फलानी की गाड़ियां गुजर रही हो, है ये जो चीफ जस्टिस है उसकी गाड़ी गुजर रही हो, तो उसने टूल टैक्स पे नहीं करना, मोटरवे का भी। हम कहते हैं यार बड़ा गरीब बंदा है, इसको टोल टैक्स नहीं पे करना। जब पता चलता उसके साथ कोई 8-10 गाड़ियां लूटरों वाली जा रही हैं, है अमीर बंदा है, वो यार इन्हें भी टैक्स नहीं देना, दिमाग तो नहीं मान रहा, लेकिन है एक्सेप्शन तो बाहरों चुप करके, नहीं तो फिर तुम्हें पता जो होना था ना। बात तो एक्सेप्शन ऐसी चीज होती है जिसको दिमाग ना मान रहा, यार ये क्यों, इसको क्यों निकाला। हालांकि उसमें वो खसूसियात होती हैं जो पिछली पड़ी होती है, लेकिन बार उसे निकाल दिया तो ठीक हो गया। A promise to pay is not conditional, nor is the sum payable uncertain by reason of the sum payable being subject to adjustment of profit or loss as the case may be of the business of the maker। यानी कि जो मेकर है, जो डेटर है, जब आपसे वादा कर रहा हो मैं आपको लाख रुपया दे दूंगा और अगर मुझे प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट का 10% भी दूंगा, कहते ये भी वैलिड है। ये भी क्या है, ये भी वैलिड है। यानी कि मेकर उसको प्रॉफिट की एडजस्टमेंट के लिहाज से भी वो कर सकता है, यानी कि द सम पेबल अनसर्टन नहीं होगा बाय रीजन ऑफ द सम पेबल बीइंग सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कहता प्रॉफिट हुआ 10% दूंगा, लॉस हुआ तो 10% डिडक्ट करके दूंगा, कहता ये भी वैलिड है। याद रखो ये एक्सेप्शन मेरे बच्चे, वो हो सकता है ये पैराग्राफ दे दे आप और आपसे सिंपल ये पूछे इसकी एक्सेप्शन बताओ, तो फिर एक्सेप्शन ये लिखनी है आप सारी।
सम पेबल मस्ट बी लीगल टेंडर, यानी कि जब भी आपने पेमेंट देने का वादा करना है प्रॉमिस नोट के अंदर, वो हमेशा लीगल टेंडर होना चाहिए। मैं एक और चीज बता दूं, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ना, ये पढ़ेंगे चैप्टर, आपके पिछले पॉइंट जो भी होंगे वो सारे मजीद क्लियर होते जाएंगे। जब हम टाइप्स पढ़ेंगे कुछ और चीजें क्लियर होती जाएंगी, जब करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कुछ और चीजें क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि रिवीजन है, जारी बात है, एक चीज जो हफ्ते में होती हो अगर 1.5-2 घंटे में करनी है, उसमें फर्क तो पड़ेगा। अब ये खाली एक चैप्टर तकरीबन हमको 1 वीक के करीब लगा देते हैं इसके ऊपर, तो इसलिए मेरे बच्चे इसको थोड़ा सा ये समझना है। तो सम पेबल मस्ट बी लीगल टेंडर। अच्छा, जो पेमेंट देने का वादा कर रहे हो वो लीगल टेंडर होना चाहिए, यानी कि सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी होनी चाहिए। अगर आप डॉलर या किसी इन काइंड देने का कुछ वादा कर रहे हो, वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। चाहे कुछ भी लिख रहे हो, चाहे जो मर्जी लिख रहे हो सारे पाकिस्तानी करेंसी के, अगर आपने कुछ और चीज देने का वादा कर लिया, वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, इनवैलिड। तो बड़ा जल्दी जल्दी मुझे बताते जाओ, इसको सॉल्व करो। ये वैलिड है कि नहीं प्रॉमिस नोट। आई प्रॉमिस टू पे राहत ऑन डिमांड ₹5,000 एंड माई कन्वीनियंस। अगर यानी कि जब वो मांगेगा, लेकिन एट माई कन्वीनियंस, अगर मुझे कन्वीनियंट लगा ठीक है, तो मेरे अच्छे अब जहाज बात है, ये तो अगर कंडीशन ही है, कन्वीनियंट तो पता नहीं होएगा कि नहीं। ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे सोनू आर ऑर्डर ₹5,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑन डिमांड। आई प्रॉमिस टू पे आदल आर ऑर्डर ₹5,000 एंड 500 शेयर्स ऑफ सिग्मा लिमिटेड। क्यों? लीगल टेंडर नहीं है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी की बात करनी थी। आई प्रॉमिस टू पे माही आर ऑर्डर ₹5,000 विद इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट क्वार्टरली रेस्ट। इंटरेस्ट रेट होना चाहिए भैया, कुछ तो पता ना क्वार्टरली रेस्ट किस लिहाज से कैलकुलेट करना। आई प्रॉमिस टू पे यू आर योर सक्सेसर ऑन डिमांड ₹10,000। यू आर दाऊद, इस तरह लिख दो, कुछ नाम लिख दो आगे, लेकिन सक्सेसर पूरे वो तो खराब हो गया, पार्टी सर्टन नहीं है। आई प्रॉमिस टू पे रफी आर ऑर्डर ₹10,000 7 days आफ्टर सालिक डेथ। वैलिड, क्योंकि सालिक मरेगा और 7 दिन आएंगे उसके। आई एम लाइबल टू पे अहमद ₹5,000। तो बेटा यहां तक रोकते हैं, कल कोशिश होगी कल खत्म हो जाए, ना हुआ तो अल्लाह माफ करे कोई आधे पौना घंटा घंटा। कल हमारी क्लास जो होगी ना, वो 10 बजे से ऑनवर्ड मेरे बच्चे 2 बजे तक होगी, ये ध्यान में रखिएगा। 10 बजे से 2 बजे तक की क्लास के टाइम है। कोशिश होगी हो जाए, नहीं ना हुआ तो एक आधा जो चैप्टर रह जाएगा, मान लो चैप्टर 1 या कुछ और, तो इंशाल्लाह फिर परसों उसको इमरान शाह साहब की क्लास की टाइमिंग का पता चला, मैं अभी उसको कहता हूँ इकबाल से वो पता कर ले, उसके बाद कोई एक आधा घंटा बस, ज़्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, सिर्फ एक आधा घंटा।